बीपीएससी में बिहार पॉलिटी सीरीज को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और जो आज हम जिसको डिस्कस करेंगे वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग रहने वाला है, क्योंकि मैंने फिर से कहा कि अगर हम बिहार और यूपी की बात करेंगे तो बिना राजनीति के बिहार और यूपी की बात नहीं हो सकती है। जब राजनीति की बात आएगी तो बिहार में राजनीति का जो सबसे बड़ा केंद्र बनता है वो बनता है वहाँ की राज्य की विधानसभा। और आज हम इसी सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं कि राज्य विधायिका, उसका स्वरूप, उसकी संरचना किस प्रकार की होती है। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर स्वागत करता हूँ चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर हम स्टेट पीसीएस, बीपीएससी और यूपीएससी की सीरीज को कवर कर रहे हैं। और आज इसी सीरीज में बीपीएससी पॉलिटी में हम लोग स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे राज्य विधायिका। तो जब राज्य विधायिका का अध्ययन करेंगे तो हमने कहा यह है हमारे पास बिहार का राजनीतिक मानचित्र। इस राजनीतिक मानचित्र में 38 डिस्ट्रिक्ट हमारे पास हैं। हमारे पास इसकी कई प्रकार की सीमा है, जिसमें झारखंड के साथ दक्षिण में सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश के साथ पश्चिम में सीमा लगती है, बंगाल के साथ पूर्व में सीमा लगती है और बिहार के पास अपना एक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर भी है। और यह बॉर्डर इसके साथ बनता है, तो बनता है वह नेपाल के साथ बनता है। जब नेपाल के साथ बॉर्डर बनता है तो इस राजनीतिक मानचित्र के साथ बिहार अपने राजनीतिक अस्तित्व को बना के रखता है। और बिहार की राजनीति पूरे विश्व विख्यात है। भारत में तो विख्यात है, पूरे विश्व विख्यात है। जितनी मूवीज और जितने चलचित्र बिहार की राजनीति में बने, संभवतः किसी राज्य की राजनीति पर इतने मूवीज और चलचित्र नहीं बने हैं। बिहार की राजनीति को जो सर्वाधिक पहचान मिलती है वो दो प्रकार के रिफॉर्म से मिलती है। एक कर्पूरी ठाकुर जो समाजवादी नेता के रूप में निकल के आते हैं, और एक रहते हैं फिर आपके पास लालू प्रसाद यादव, और तीसरे आते हैं अपने पास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इन तीनों के इर्द गिर्द बिहार की राजनीति वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखी जाती है। इसका राजनीतिक महत्व आपको समझना होगा इतिहास के परिप्रेक्ष्य में। तो फिर जेपी को पढ़िए, और जेपी का जो सुधारवाद आंदोलन चले थे और जो सामाजिक समरसता को उन्होंने भाग दिया था, उसका अध्ययन बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण रूप से हो जाता है। इन चारों पक्षों को ध्यान में रखकर बिहार की राजनीति अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। उसी राजनीतिक परिचर्चा में आज हम बिहार की राज्य विधायिका का अध्ययन करेंगे। तो यह है बिहार का राज्य विधानमंडल। अब हम इसको राज्य विधानमंडल क्यों कहते हैं? क्योंकि बिहार में हमारे पास पता है कि हमको द्विसदनात्मक प्रणाली है, और इस द्विसदनात्मक प्रणाली में हमारे पास वहाँ की विधानसभा है और विधान परिषद है। और जब विधानसभा विधान परिषद है, इसके साथ ही जब हम गवर्नर राज्यपाल को जोड़ देते हैं तो राज्य विधायिका अपने आप में अस्तित्व में आती है। तो यह है राज्य की विधानसभा। हमने अध्ययन कर चुके हैं, हम पहले लेक्चर्स में भी अध्ययन करा था, दूसरे और तीसरे में हमने इसको देखा था, तीसरे में इसका जस्ट रिवीजन कर ले रहे हैं। आप हैं बिहार के पहले राज्यपाल, स्वतंत्रता के समय के राज्यपाल, रिपब्लिक गणतंत्र होने के समय के राज्यपाल, और वर्तमान के बिहार के राज्यपाल नाम है राजेंद्र अरलेकर। इसका अध्ययन हम कर चुके हैं। बिहार की शासन व्यवस्था के अंगों का अध्ययन कर लेते हैं। और जब बिहार की शासन व्यवस्था के अंगों का अध्ययन हम लोग करते हैं तो हमको मिलता है राज्य विधायिका। और राज्य विधायिका में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास राज्यपाल होते हैं, राज्य विधायिका में विधानसभा होती है और विधान परिषद होती है। एक सेकंड। तो विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है। चूंकि बिहार अन्य 5 राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के साथ एक ऐसा राज्य है जिसके पास विधान परिषद है, तो उसके पास अपनी विधान परिषद और 3 घटक के साथ बिहार अपने विधायिका के साथ अस्तित्व में आता है। कार्यपालिका में हमको पता था मुख्यमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद। प्रशासनिक अधिकारी में हमने देख लिया था कि वहां पे हमारे पास राज्य के महाधिवक्ता होते हैं। राज्य न्यायपालिका में हमने देखा था कि उच्च न्यायालय होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। इन अधीनस्थ न्यायालय में ही हमको जिला जज मिल जाते हैं, जिला न्यायालय मिल जाता है, सत्र न्यायालय मिल जाता है, राजस्व न्यायालय मिल जाता है और परिवहन न्यायालय मिल जाता है। स्थानीय स्वशासन में पंचायती राज देखा था, और पंचायती राज और नगरीय स्वशासन ये सारे खंड हम अलग प्रकार से स्थित करके अध्ययन करेंगे। और राज्य में राज्य का प्रतिनिधि हमको मिलता है लोकसभा में और राज्यसभा में। लोकसभा में बिहार की तरफ से 40 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं और राज्यसभा में बिहार की ओर से 16 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं। और इस प्रकार से जब दोनों को जोड़ते हैं तो 56 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट केवल बिहार अपने राज्य की ओर से भारतीय संसद में भेजता है। इसलिए आप इस बात को समझ जाइए कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के बाद बिहार ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक वर्चस्व रखने वाला राज्य भारत की राजनीति में बनता है। लेकिन जब हम राजनीतिक और आभा की बात करते हैं तो बिहार की राजनीति फिर अपने आप में सर्वोच्च स्थान पर आकर खड़ी हो जाती है। तो बिहार की राजनीति के कई पक्ष हैं, लेकिन अपनी आपराधिक पक्ष के कारण बिहार की राजनीति थोड़ा अधिक चर्चा में रहती है। लेकिन यह पक्ष अमित्या धीमे धीमे टूट रही है, क्योंकि बिहार की धरती बुद्ध की धरती है और बिहार की धरती शिक्षा की भी धरती है।
दुख की बात यह है कि बुद्ध और शिक्षा थोड़ा पिछड़ गए हैं और बिहार के राजनीतिकरण में जो आपराधिक चरित्र है ये थोड़ा सा फ्रंट फोर पर आ गया है। ये दुख की बात है। इसका दायित्व और इसका दोष हम राजनीतिक दलों पर नहीं दे सकते, क्योंकि समाज अपने मत के माध्यम से अपने नेताओं का चुनाव करता है। इसलिए पहले समाज को सुधरना होगा, बाद में राजनीति सुधरेगी। जी हाँ, ये धारा थोड़ी उल्टी है और ये धारा हम समझ जाएंगे तभी हम राजनीतिक सुधार बिहार की राजनीति में कर पाएंगे। आगे की ओर बात कर लेते हैं। 4 महत्वपूर्ण अनुच्छेद बिहार की राज्य विधायिका या किसी भी राज्य विधायिका के संदर्भ में हम लोग के समक्ष सामने आते हैं। और उसमें जो पहला अनुच्छेद है ये प्रावधान करता है, अनुच्छेद 168। अनुच्छेद 168 प्रावधान करता है राज्य विधायिका के परिप्रेक्ष्य में कि हर एक राज्य के पास उसकी राज्य विधायिका होगी। क्या होगी? राज्य विधायिका। और जब राज्य विधायिका की बात होती है तो वो कहते हैं कि विधानसभा तो सबके लिए समान है, विधानसभा तो सबके लिए समान है और कुछ राज्यों के पास अपनी विधान परिषद भी होगी। और मैंने आपसे कई बार कह चुका हूं कि भारत के कुल 6 राज्य ऐसे हैं जिनके पास अपनी विधान परिषद है और बिहार उन विधान परिषद में से एक है। जब विधान परिषद के अस्तित्व की बात आएगी तो यह अस्तित्व निर्धारित करा जाएगा अनुच्छेद 169 के द्वारा, आर्टिकल 169 के द्वारा। अब इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। अनुच्छेद 169 की ये कहता है कि यदि राज्य में विधान परिषद है और आपको इसको समाप्त करवाना है, या राज्य में विधान परिषद नहीं है और आपको इसको लेके आना है, दोनों ही विषयों पर कुछ चरणबद्ध प्रक्रिया होगी। चरणबद्ध प्रक्रिया, उस प्रक्रिया में क्या होगा? पहले विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। कहां? विधानसभा में। है विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा राज्य की विधानसभा में। अर्थात अगर बिहार कल को यह कहता है कि हमको विधान परिषद नहीं चाहिए तो विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करा जाएगा बिहार राज्य की विधानसभा में। इसके बाद 1 साल बाद उसको लगता है कि अब हमको विधान परिषद चाहिए तो फिर से एक विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा राज्य की विधानसभा में। अब ये विधानसभा में जब हम प्रस्ताव पारित करेंगे तो वास्तव में ये विधानसभा होती क्या है इसको देख लेते हैं। विशेष बहुमत होता क्या है इसको देख लेते हैं। तो विशेष बहुमत, इसके माध्यम से क्या हो रहा है? संविधान संशोधन हो रहा है। संविधान संशोधन हो रहा है। अब विशेष बहुमत क्या है? तो विशेष बहुमत में हमारे पास 2 चरण होते हैं। पहले चरण में 50% प्लस 1 मत हमें कुल सदस्य संख्या का चाहिए होगा। इसके बाद दूसरा चरण लेगा और दूसरे चरण में 2/3 किसका? कुल उपस्थित एवं मतदान। सही है। अब इसको थोड़ा एग्जाम्पल के रूप में हम लोग ले लेते हैं। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बात समझा देता हूं। सपोज करिए कि बिहार विधानसभा में जो कुल संख्या है वो इस समय हमारे पास 243 की है। सही है। हम कहते हैं कि बिहार विधानसभा में हमारे पास गणना की दृष्टि से मैं कहता हूं कि हमारे पास जो कुल संख्या है वो 300 की है। राइट है। कुल संख्या कितनी की है? 300 की है। आज बिहार विधानसभा में जो कुल उपस्थिति है वह अपने आप में 250 की है। वह अपने आप में 250 की, यानी कि 50 लोग तो आज 11 में उपस्थित हो गए। अब इसमें से जब वोटिंग होगी तो 25 ने वोट नहीं करा। इसमें से जब वोटिंग होगी तो 25 ने अपने आप में वोट नहीं करा है। तो इस प्रकार से हमारे पास जो कुल संख्या निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 225, यानी कि 225 कुल लोग मतदान में भाग ले रहे हैं। जब मतदान में भाग ले रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ 50% प्लस 1 कुल
सदस्य संख्या का। कुल सदस्य संख्या कितनी है हमारे पास? 300। तो इसके अनुसार हमें मिनिमम वोट जो चाहिए वो हमको चाहिए 150 + 1, अर्थात मिनिमम मतदान हमको चाहिए 151। तो इस 151 का नंबर ये 225 लोग ही लेकर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कुल सदस्य संख्या। कुल सदस्य संख्या किसकी? विधानसभा की। कुल सदस्य संख्या किसकी? विधानसभा की। तो इससे कोई मतलब नहीं है कि कितने लोगों ने वोट करा है, मिनिमम वोट 151 निकल के आने चाहिए, चाहे ये 200 लोग वोट करते, चाहे 180 लोग वोट करते, लेकिन सदन की कुल सदस्य संख्या का 151 कम से कम वोट मिलना चाहिए। तो पहला चरण पास हो जाएगा। जब पहला चरण पास हो जाएगा तो अब दूसरे चरण के लिए जाएगा, और दूसरे चरण में लिखा हुआ है 2.2/3 कुल उपस्थित मतदान करने वालों का। उपस्थित मतदान करने वाले कितने? 225, इनका 2/3। तो इसका 2/3 कितना हो जाएगा? 150। और इस प्रकार से यह प्रस्ताव पारित हो जाएगा। तो ये हो जाता है विशेष बहुमत। इस विशेष बहुमत के द्वारा इस प्रस्ताव को पारित करा जाएगा किसमें? राज्य की विधानसभा में, और फिर ये भेज दिया जाएगा भारतीय संसद के पास। और जब भारतीय संसद इसको साधारण बहुमत से पारित कर देगी, तो अगर आपने प्रस्ताव भेजा था सृजन के लिए तो विधान परिषद का सृजन हो जाएगा, और यदि आपने प्रस्ताव भेजा था विघटन के लिए तो विधान परिषद का विघटन हो जाएगा। सही है? ये देखिए, यह कुल प्रकार से पारित हो गया। अनुच्छेद 170 प्रस्ताव करती है विधानसभा के लिए इसकी सदस्य संख्या कितनी होगी और सदस्य किस किस प्रकार से चुन के आएंगे। और अनुच्छेद 171 उसी में प्रावधान करती है विधान परिषद के लिए कि विधान परिषद में कौन कौन होगा, आयु कितनी होगी और किस प्रकार से यह लोग चुनकर आएंगे। तो जब अनुच्छेद 171 में प्रावधान देखेंगे तो आप यह देखेंगे कि उसमें कैसे कैसे वह चुन के आते हैं। तो देखते हैं कैसे कैसे चुन के आते हैं। बेस्ड ऑन द सेंसस 1971, जब 1971 की जनगणना हुई, तो जब 1971 की जनगणना हुई तो नंबर ऑफ द सीट गॉट फिक्स्ड अप टू द ईयर 2000 थ्रू द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। हमने जो विशेष बहुमत पढ़ा था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम, ये उसी के माध्यम से आता है। संविधान संशोधन अधिनियम उसी के माध्यम से आता है। कुल मिलाकर सार ये है, 1971 की जनगणना के आधार पर यह प्रावधान करा गया है कि अभी राज्य विधानसभा में जो सीटें हैं या भारतीय संसद में जो सीटें हैं वह अपने आप में फिक्स निश्चित रहेंगे। कब तक? वर्ष 2000 तक। क्योंकि जब हम अनुच्छेद 170 लेंगे या 171 लेंगे, तो जब हम अनुच्छेद 170 लेंगे, 171 की संख्या इस पर निर्भर करती है 170 पर, इसलिए हम लेंगे अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 170 के अनुसार हर 10 वर्ष के अंतराल पर, क्योंकि नई सेंसस आएगी, नई जनगणना होगी, तो जनसंख्या बढ़ेगी। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, यानी कि विधानसभा में सदस्यों की संख्या बढ़ेगी। जब सदस्यों की संख्या बढ़ेगी तो हर 10 वर्ष के अंतराल पर आपको विधानसभा में सदस्यों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। उदाहरण के लिए अभी बिहार विधानसभा में 243 सदस्य हैं और 2026 की जो नई जनगणना आएगी तो उसके अनुसार बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या 280, 300 या 310 तक पहुंच सकती है। तो ऐसा संविधान प्रावधान करता था हर 10 वर्ष के अंतराल पर। अब हर 10 वर्ष के अंतराल पर विधानसभा या लोकसभा में सदस्यों की संख्या बढ़ाना अपने आप में एक भारी भरकम प्रक्रिया थी। उस भारी भरकम प्रक्रिया को संविधान प्रावधान के माध्यम से कुछ समय के लिए रोका गया और वर्ष 2000 तक 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 के माध्यम से कहा गया कि भाई अभी जितनी संख्या है उसको वर्ष 2000 तक उसी स्थिति में या उसी संख्या स्थिति में हम बनाए रखते हैं। इसको फिर से बढ़ाया गया और इसको बढ़ाया गया वर्ष 2026 तक। जब वर्ष 2000 का समय आ गया तो बोले अब क्या करें, बोले ऐसा करते हैं अब इसको 2026 तक बढ़ा देते हैं और ये बढ़ाया गया है 84वें संविधान संशोधन 2001 के माध्यम से। तो 2001 में 84वां संविधान संशोधन आया और 84वें संविधान संशोधन ने विशेष बहुमत से संविधान में संशोधन करा और फिर से अब जो 2000 के समय सीमा थी उसको 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया। अब की बार 2026 में ऐसा कोई भी प्रावधान या संशोधन आने वाला नहीं है। ये निश्चित है कि इस बार संख्याएं बढ़ेंगी और जब संख्या बढ़ेगी तो माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा की संख्या 300 या उससे ऊपर क्रॉस करने वाली है। तो जो लोग बिहार में राजनीति मानना चाह रहे हैं वो मान के चलिए उनके लिए नए अवसरों का सृजन 2026 की जनगणना के बाद होने वाला है। मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी रहेगी? संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य विधानसभा की जो मिनिमम स्ट्रेंथ होगी वो 60 रहेगी, लेकिन और लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो मिनिमम स्ट्रेंथ रहेगी वो अपने आप में 40 रहेगी। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द जर्नल इज 1/3 ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली।
वो कहते हैं कि अधिकतम संख्या किसकी, विधान परिषद की जो होगी लेजिस्लेटिव काउंसिल की, वह किसकी 1/3 होगी, विधानसभा की। तो हमने कहा कि बिहार विधानसभा की कुल संख्या है 243, तो इसके अनुसार जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1/3 से, तो हमारे पास जो संख्या निकल के आती है वो 243 को हम 3 से भाग करेंगे तो 3 अट्ठे 24 और फिर हमारे पास आता है 3, तो ये संख्या निकल के आती है 81। इस समय बिहार विधान परिषद की कुल संख्या हमारे पास है 75, तो अधिकतम संख्या 1/3 1/3 हो सकती है विधानसभा की कुल संख्या की। और इस समय विधान परिषद में हमारे पास जो कुल सदस्य संख्या है वो हमारे पास है 75 विधानसभा में। तो ये कहा गया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 1/3 होगी, किसकी, विधानसभा की संख्या के आधार पर। बट द रियल स्ट्रेंथ इज डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट ओनली। लेकिन इसके बाद भी एक फ्लेक्सिबिलिटी छोड़ी गई है कि अंततः डिसीजन किसके द्वारा लिया जाएगा, अंततः डिसीजन लिया जाएगा भारतीय संसद के द्वारा, और विशेष प्रावधानों के अनुसार वो इसमें ऊपर नीचे सदस्य संख्या कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगला बिहार लेजिस्लेचर। तो अब लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो समय था 22 जुलाई 1937, फर्स्ट ज्वाइंट सेशन हुआ 2 हाउसेस का बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली का, और राम दयालु सिंह वाज इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ द बिहार असेंबली। तो बिहार असेंबली के जो पहले स्पीकर रहते हैं बिहार के इतिहास के अनुसार वह है राम दयालु सिंह। आगे बात करते हैं क्वालिफिकेशन फॉर द लेजिस्लेटिव काउंसिल। यदि अब आपको बिहार विधान परिषद का सदस्य बनना है तो आपके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, यदि आप 18 वर्ष के हो गए तो आपको मतदान करने का अधिकार मिलेगा, 21 वर्ष के हो गए तो सरपंच और पंचायत समिति का सदस्य और सरपंच बनने का अधिकार मिलेगा, 25 वर्ष के हो गए हैं तो MLA विधायक बन सकते हैं, चाहे वो विधानसभा के बने या लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद के बने। आप इसके साथ ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा बन सकते हैं। 30 वर्ष के होंगे तो फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल बिहार विधान परिषद या अन्य विधान परिषद और राज्यसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का आपको अधिकार मिलेगा, यह सदस्य बनने का अधिकार मिलेगा। 35 वर्ष के हो जाएंगे तो राज्यपाल बन सकते हैं, उपराष्ट्रपति बन सकते हैं और राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो इसी में क्लॉज आता है कि यदि आपको बिहार विधान परिषद का सदस्य बनना है तो आप भारत के नागरिक होंगे, आपकी कम से कम आयु 30 वर्ष की होगी, आप किसी भी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी उसमें एनी लेजिस्लेटिव काउंसिल में किसी भी इसमें लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपको जो निर्वाचन क्षेत्र है उसमें एज ए वोटर आप रजिस्टर्ड होने चाहिए, नॉट टू बी क्वालिफाइड अंडर एनी लॉ। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय संसद ने यदि कोई ऐसी विधि बना रखी है जिसके अनुसार आपकी अर्हता पूरी नहीं होती है तो आपको अयोग्य, और उसके अनुसार आप यदि अयोग्य घोषित हो रहे हैं तो फिर आप बिहार विधान परिषद या किसी विधान परिषद या राज्यसभा के सदस्य नहीं बन पाएंगे। नॉट टू होल्ड एनी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, आप किसी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए, आप दिमागी रूप से और आर्थिक रूप से ठीक ठाक होने चाहिए। यदि इसमें भी आपको कमी पाई गई है तो ये भी आपकी अर्हता है जिसके अनुसार आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो यह जो अर्हता है ये भारतीय संसद विधि के द्वारा ही अस्तित्व में निकल कर आती है। नेक्स्ट देखते हैं। तो कुल मिलाकर सार ये है कि आप भारत के नागरिक होंगे, न्यूनतम आयु 30 वर्ष की होगी, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होंगे मानसिक रूप से, और आपको मानसिक रूप से आप स्वस्थ होंगे और आपको दिवालिया घोषित नहीं किया गया है। आगे की बात करते हैं क्वालिफिकेशन फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में जाना है तो फिर से पहली अर्हता समान होगी कि आप भारत के नागरिक हैं, हाँ हम भारत के नागरिक हैं। दूसरी बात, आपकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष की होनी चाहिए। आप स्टेट के अंतर्गत जो चुनाव आयोग की सूची होती है उसके अंतर्गत आप एज ए वोटर रजिस्टर्ड होने चाहिए, नॉट टू बी डिस्क्वालीफाइड मेड बाय द, और ये तीनों की तीनों अर्हताएं बिल्कुल वैसे ठीक उसी प्रकार से हैं जो हमारे पास विधान परिषद में है। तो बस जो थोड़ा सा अंतर निकल के आता है वो 2 योग्यताओं पर निकल के आता है। वहां पे 30 वर्ष था, यहाँ पे 25 वर्ष कर दिया गया है। वहां पे इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी में था, यहाँ पे राज्य की जो मतदाता सूची है उसके अंतर्गत आपके पास उस सूची के में आपका नाम होना चाहिए। जब नाम होना चाहिए तो आपके पास योग्यता आ जाएंगी कि हाँ आप अब राज्य विधानसभा के सदस्य बन सकते हैं। इसके बाद भी यदि आपका कोई प्रश्न है इसके संबंध में तो आप मुझे बता सकते हैं। ये जो भी स्लाइड्स हमने ली हैं आप इनके फोटो या सेल्फी खींच के अपने पास रख सकते हैं और ये आपके पास जैसे नोट्स बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे। इसके बाद भी यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझे लिख के भेज सकते हैं, मैं उसका प्रति उत्तर आपको देने का, सार्थक उत्तर देने का पूर्णतः प्रयास करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार की न्यायपालिका, और उसके बाद हम देखेंगे बिहार की पंचायती राज व्यवस्था और कुछ अन्य संवैधानिक निकाय। बने रहिए चहल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, वीडियोस को लाइक करते रहिएगा। यदि वास्तव में ज्ञानवर्धन हो रहा है तो फिर इसको साझा करना प्रारंभ करिए, यही वास्तव में मेरी गुरु दक्षिणा है। मिलता हूँ अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।